अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी पनामा केस में की अदालत में उज़्मा में शरीफ खानदान के मनी ट्रेल पर सवालात का तसलसल जारी रहा। आज सलमान अकरम राजा ने दलाइल देने शुरू किए और कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाले नए शवाहिद अदालत के सामने नहीं रखे। इसहाक डार का बयान वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। 40 साल रिकॉर्ड संभालने की क्या जरूरत थी, सलमान अकरम राजा के दलाइल। प्रोग्राम में फिर बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की 7 मुसलमान ममालिक के खिलाफ सख्त पॉलिसियां। नए अमरीकी सदर की जद में कौन कौन, नया अमरीकी सदर बाकी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है। ट्रंप पॉलिसी पर आलमी रहनुमाओं को रद्द अमल सामने आया। अमरीका के साथ जंग एक हकीकत बनती नजर आ रही है चीनी फौज, जबकि साबिक सदर सोवियत यूनियन ने कहा है कि तीसरी जंग अजीम की तैयारियां शुरू। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। नाज़रीन, अदालती उज़्मा में आज अल्लाह अल्लाह करके शरीफ खानदान के आखिरी वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देने शुरू किए और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 चीज़ें साबित करनी। एक तो ये कि वज़ीर आज़म का लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरा हसन और हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के असल बेनिफिशरी हैं। तो सवाल यहाँ ये उठाएंगे, क्या वो ये सब कुछ साबित कर पाएंगे, जबकि अदालत बारहा कह चुकी है कि शरीफ खानदान के कागजात नामुकम्मल हैं और बयानात में भी तज़ादात नजर आ रहे हैं। आज नैब ने इसहाक डार के एतराफ़ी बयान से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करा दिए हैं। अब देखना यह कि अदालत जिसने इन रिकॉर्ड को कहा था कि ये सिर्फ कागजात नहीं है बल्कि ये शवाहिद भी हो सकते हैं, तो अदालत इसहाक डार के एतराफ़ी बयान को किस कॉन्टेक्स्ट पे लेगी, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है केस अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है क्योंकि सलमान अकरम राजा ने दलाइल देने शुरू कर दिए हैं? शाजिया, जुमे को भी और आज भी जो फोकस रहा वो रियली मनी ट्रेल का रहा। और मनी ट्रेल से मतलब ये निकलता है कि पैसा शुरू कहाँ से होता है, कहाँ कमाया गया, वो कहाँ पहुँचता है, जो हम कह रहे हैं कि लंदन फ्लैट्स खरीदे गए, और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। तो फोकस हो रहा है मनी ट्रेल के ऊपर। और 2 मनी ट्रेल्स जो हैं, 2 डिफरेंट जिसमें मौक़िफ़ है मनी ट्रेल के हवाले से। एक नवाज़ शरीफ साहब ने दी। अयाज साहब, नवाज़ शरीफ साहब की जो मनी ट्रेल है वो कहती है कि पैसा शुरू होता है दुबई से, दुबई से वो जाता है जद्दा, और जद्दा से वो जाता है लंदन। हुसैन नवाज साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उनकी मनी ट्रेल जो है, पहले तो वो ये कहते हैं कि ऑफिशियली पैसा, यानी कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमने ये पैसा जद्दा से भेजा है लंदन। तो 2 मनी ट्रेल्स तो ये पहले से हमारे सामने आ चुकी हैं। जो तीसरी मनी ट्रेल है वो कतर का जो ख़त दिया जाता है किस नंबर 1 और किस नंबर 2, उसके हवाले से उसमें एक तीसरी मनी ट्रेल बताई गई है। उसमें बताया ये जाता है कि स्टील मिल जब बिकती है दुबई में तो 12 मिलियन दिरहम जो हैं वो मुंतकिल होते हैं कतर में। अब जाहिरी बात है वो दिरहम जो हैं कतरी रियाल में कन्वर्ट किए गए होंगे। आज एक जज साहब ने शाजिया पूछा कि क्या वो पैसे ऊँटों पे गए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो नकद जा रहे हैं। और आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि 40 साल पहले तो सब काम जो है वो नकद पे ही और वो कैश पे ही हुआ करता था। फिर वहाँ से कतर पहुँचे हैं, कतर में तब्दीली हुई। अब फिर वो कतरी शहजादा कहते हैं कि मेरे दादा जान जो थे वो इनके दादा जान से, हुसैन नवाज के दादा जान से वाकिफ़ थे, बड़ी दोस्ती थी। 25 साल पैसा वहाँ रहता है तो वो $8 मिलियन बन के निकलता है और वो पहुँचता है लंदन। ये तीसरी ट्रेल है। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है ऐसा, वो है चौथी ट्रेल। वो चौथी ट्रेल जो है वो इसहाक डार साहब के एतराफ़ी बयान के हवाले से सामने आ रही है। अदालत ने उसका सारा रिकॉर्ड नैब से आज मांगा और उनके सामने वो रखा गया। और ये चौथी मनी ट्रेल जो है वो एक डिफरेंट कहानी बताती है। उसमें कहा यह गया है, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि बैंक ऑफ अमेरिका लाहौर में 2 जाली अकाउंट खोले गए, बैंक ऑफ ओमान में जाली अकाउंट खोले गए और वहाँ पे डॉलर बेरर सर्टिफिकेट जमा करवाए जाते थे और वो पैसे फिर बाहर भेजे जाते थे। तो अब तक 4 मुख्तलिफ मनी ट्रेल्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और अदालत पिछले 2 दिनों से मुकम्मल तौर पे मनी ट्रेल के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है।
तो देखिए यही तो कहानियां हैं सारी की सारी जो हैं। अब ये जो आप इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट कह रहे हैं, मेरा ख्याल है जब से केस शुरू हुआ है, अगर आप इसहाक डार साहब के फरिश्तों से पूछते तो उन्हें जो डर था कि कहीं हमारा ये जो बयान है ये तो कहीं बीच में अदालत में नहीं आ जाएगा, लेकिन वो आ गया। जो पिछली हेयरिंग में जुमेरात जुमे को था, उन्होंने कहा भाई दिखाइए तो सही वो कहाँ पे है बयान। तो उनके शाहिद हामिद साहब ने कहा कि जी वो हाई कोर्ट जज ने ये कर दिया ख़त्म। उनका जी ख़त्म कर दिया होगा, ये कर दिया होगा। अगर वो वादा माफ़ गवाह थे, जो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, वादा माफ़ गवाह किसके खिलाफ हैं? नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। तो आपके खिलाफ कुछ नहीं, तो जिनके खिलाफ आप दे रहे हैं उनके खिलाफ तो हो सकता है वो एक बहैसियत एविडेंस, सबूत, वो तो इस्तेमाल हो सकता है। मेरा ख्याल है उस दिन से लेके आज तक उनको सही तरह नींद नहीं आई कोई, मैं यकीन से कह सकता हूँ। मैं तो पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जिस दिन वो बयान दे रहे थे नवाज शरीफ साहब कि जुनाबे वाला ये मैंने कहा जी उनके अल्फाज को छोड़ें, डार साहब की शक्ल को आप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या स्याह बादल उनके चेहरे पे आए। सब एक डबल जेपटी का जो कॉन्सेप्ट होता है अदालत में कि अगर आप एक शख्स के ऊपर एक ख़ास इल्ज़ाम के ऊपर मुकदमा चला चुके हैं तो दोबारा उसी इल्ज़ाम के तहत आप उस शख्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते। सर वो तो एक बात है, लेकिन इस बात में तो उनके खिलाफ मुकदमा चला ही नहीं, ये तो शुरुआत की बात थी और वो सऊदी अरब चले गए और वो सारे केसेस ऑन होल्ड हो गए। तो उस लिहाज से कोई मुकदमा उनके खिलाफ, कार्रवाई जो है अदालती या नैब की वो हुई है और वो फिर उन्होंने जल्दी में ख़त्म कर दी। लेकिन वो हाई कोर्ट का फैसला है और उसको अपील नहीं किया गया, इसका मतलब वो टाइम बार हो चुका, उसमें टाइम नहीं बचा। सर देखिए ये जो है जब जो जज साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, इनके कदीर साहब, मुशर्रफ साहब के, उन्होंने उनको हर चीज़ की इमरजेंसी के बाद ज़मानत वगैरह दी थी कि नहीं खोल सकते। जब आए दूसरी अदालत उन्होंने खोल दिया हर चीज़ और उनको गद्दार करार दिया। ये एतराफ़ी बयान जो था ये नैब के रेफरेंस में ही था ना, इसहाक डार साहब का? नैब के रेफरेंस में था, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में था। ये कोई पुलिस के आगे आप बयान दे, वो कहते हैं 161 का बयान, 161 सेक्शन ऑफ द पीपीसी। एक होता है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं, 164 का वो बयान होता है जिसका एविडेंशियरी वैल्यू होता है। 161 का बयान सबूत कोई नहीं होता, पुलिस के सामने जो है हमारे कानून के तहत नहीं होता, 164 का होता है। ये जो बयान इनका है एक मैजिस्ट्रेट के सामने, जब पुलिस को निकाल दिया जाते कमरे से, वहां कोई बंदूकें तान के। सर एक इंपॉर्टेंट सवाल, शाहिद हामिद ने कहा कि वो अटक जेल में भी रहे, जिसको एतराफ़ी बयान के बारे में मालूम करना है तो वो जाके वहां पे जेल में रह ले। एक चीज मुझे सवाल ये है कि इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बयान जो है ये गन पॉइंट पर लिया गया था उनसे, 2000 में मुशर्रफ साहब थे। 164 वाला एक्सप्लेन कर दे। अच्छा। अभी जो अयाज साहब ने कहा उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यार कि 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है उसमें मुल्जिम को लाया जाता है और पुलिस को कमरा या अदालत से बाहर भेज दिया जाता है। अगर मुल्जिम के हाथ में हथकड़ी लगी हो तो वो उतार दी जाती है, फिर उसको घंटा भर दिया जाता है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। क्यों ऐसे ही 164 से यही मुराद है आप? सर यही है, लेकिन एक और चीज़ मैं कह दूँ, जब इनके खिलाफ त्यारा अगवा केस आया था तो वादा माफ गवाह सिर्फ एक बना था, बाकी 3-4 जो थे, राना मकबूल था, सईद मेहदी था, उनके वो भी वही हालात का सामना कर रहे थे। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इसहाक डार जो हैं इन्होंने जो एक हिम्मत दिखानी चाहिए थी, आखिर वजीर रहे या ना रहे वो अलग बात है, रिश्तेदार हैं इनके। वो रिश्तेदारी बाद में हुई यार, बहुत बाद में हुई रिश्तेदारी, इस बयान के बाद हुई। कौन सी रिश्तेदारी? जो बच्चों की शादी है, बच्चों की नहीं, समधी भी तो है ना जी। वही उसी से समधी बने ना, वो रिश्तेदारी बाद में पैदा हुई। कोई पहले ये 2000 में बयान दिया। चले मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा कि क्या है यहाँ पे, वो नहीं कि वो एक्चुअल जो रिश्तेदारी वो क्या है। तो इन्होंने जो एक हिम्मत दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। अगर देखिए सख्त हालात का सामना करना पड़ा, इतराफ़ करना चाहिए, राना सनाउल्लाह ने किया, उनको मार पड़ी बाकायदा। इसको ये जो है परवेज रशीद को पड़ी। डार साहब के साथ क्या हुआ? उन्होंने इतना लंबा, पता नहीं वो 43 पेजेस के, अगर आप आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद देखते, परेशानी का आलम
जो नून लीग के वहाँ पे वो जो लाउड स्पीकर्स आते हैं, अनुशा रहमान, माइजा हमीद, दानियाल अजीज, वो इस बयान पे, ये डार साहब के बयान पे उन्होंने बार बार कहा कि ये बंदूक से लिया गया है, ये फलाना लिया गया है, अटक जेल एक दिन के लिए भी इमरान खान जाए तो उसे समझ आ जाएगी कि चीज क्या होती है। खामखा वो कर रहे हैं ये इनका था, इनकी ख्वाबों में भी ये जो एक डरावना ख्वाब था कि इस बयान का जिक्र इस केस में ना हो और ये सामने ना आए। जज साहबान ने कहा देख तो लेना कि क्या है उसमें। तो दो ख्वाब हो गए, मतलब एक तो पैनामा पेपर्स का भी किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि पैनामा पेपर्स निकल आएगा। पैनामा पेपर्स होगा, इतनी तवालत से होगा, इतना रोज बरोज होगा, और फिर ये जो है, ये जो आज उस मुर्दा जो आया उससे ये बिल्कुल परेशान। चले यहाँ ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही बात करेंगे ये जो एतराफ़ी बयान है इसकी कानूनी हैसियत अब क्या होगी, और अगर क्या एतराफ़ी बयान खत्म हो जाए तो क्या फिर माफ़ी भी खत्म हो जाएगी और फिर इसाक डार को दोबारा इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पैनामा केस में समाअत आज हुई है। अब सवाल यहाँ ये उठा रहे हैं क्योंकि हुदैबिया केस का भी सामने मामलात आ चुके हैं, तो क्या पैनामा केस और हुदैबिया केस से लिंक हो सकता है डॉक्टर साहब? ये जो आपने मनी ट्रेल के बारे में बताया कि 4 हो चुकी हैं, चौथी इसाक डार। देखिए, एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं 3 सबूत आपके सामने रखूंगा, 3 पहलू हैं मेरे केस के। पहला उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज साहब की मलकियत में है फ्लैट, और दूसरा मैं साबित करूंगा कि नवाज शरीफ साहब का कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है उन फ्लैटों से, और तीसरी चीज़ ये साबित करूंगा कि ये बेनामी वाला जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुसैन नवाज शरीफ साहब के नाम पे तो हैं वो फ्लैट्स लेकिन बेनामी का कोई, उसको भी मैं मुकम्मल तौर पे आपके सामने रखूंगा कि ये गलत बात है। आज बारे सबूत की दोबारा से बात की सलमान अकरम राजा साहब ने, और एक दायरा इख्तियार के ऊपर भी दोबारा बात की है सलमान साहब ने। उन्होंने कहा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात कर रहे हैं, जब हम हुदैबिया की बात करते हैं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो अगर आप सुनना चाहें तो वो 184/3 जो अभी केस में सुन, उसके तहत आप नहीं सुन सकते। राजा साहब ने जज साहब को ये कहा कि ये दायरा इख्तियार से आपके बाहर है, और उसके जवाब में भी जज साहब ने कहा कि बहुत वसी दायरा कार है 184(3) का, हम सुन सकते हैं, और वही कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने शवाहिद सामने नहीं रखे। बहुत ग्रिलिंग की गई आज साहब, मुझसे पूछा गया कि दुबई की फैक्ट्री की जो इकोनॉमिक्स हैं कि आपने बेची थी, उसमें से पैसा निकला था या नहीं निकला था, वो तो नुकसान पे चल रही थी, और उसके जवाब में फिर राजा साहब ने कहा कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो हम कहाँ से ढूंढ लाएं या कैसे ढूंढ लाएं। लेकिन एक चीज़ अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास वो शॉट पड़ा हो, सलमान अकरम राजा साहब ने 21 नवंबर को टेलीविज़न में क्या कहा था, अब 5 नवंबर को कतरी ख़त नंबर 1 जो है वो सामने आ गया था, उसके जवाब में राजा साहब क्या कहते हैं जी दिखाइए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में यह किया जब हज़रत उमर की मिसाल दी और कहा कि जो सरबराह है मुमलिकत का, उस पे ये वाजिब है कि वो शफाफियत अपने हवाले से जो है उसको जाहिर करे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सवाबदीद में ये बारे सबूत जो था वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान पर डाल दिया था। नाज़रीन, इसको देख के ये कहेंगे बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे डॉक्टर साहब। अब देखिए 21 नवंबर जी, और आज 21 नंबर 1 कतर की आई थी, अब दूसरी आती है तो अब कह रहे हैं कि शवाहिद और सारा जो सबूत है का वजन है वो आपके ऊपर। सर देखिए, 2 दिन से तवातर से इत्ज़ाज़ एहसन बात कर रहे हैं, प्रेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी बात थी कि ये साबित हो कि ये जो जायदाद है किसकी मलकियत है। जब ये साबित हो गया है कि उनकी है तो ये उन पे फिर जाता है कि बताएं कि कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई। सर मैंने तो बता रहे हैं कि जद्दा से हमने मिल बेची और कतर से पैसे। सब बात मैं सिर्फ वो बारे सबूत की बात कर रहा हूँ। इन्होंने ये जो पीटीआई पे या जो दरखास्त गुजार पे ये जो बार बार कहा जा रहा है आप कुछ भाई, इन्होंने सिर्फ साबित करना था कि ये जायदादें उनकी हैं, बस। उन्होंने जब मान लिया कि ये हमारी हैं, चाहे वो बेटे की हैं, दादा की हैं, वो कतरी की हैं, तो वो साबित तो हो गया किसकी है। तो अब बारे सबूत उन पे आता है, किसी और पे आ ही नहीं सकता। तो ये अजीब सी बहस है
कि आप मान रहे हैं कि आपका घर है, वो बिल्डिंग है, चुंद्रकर रोड पे आपकी बिल्डिंग है। भाई आप फिर बताएं कहां से आई है, कहां से पैसे है, कौन सी रजिस्ट्री हुई है, कौन से इंतकाल हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स नंबर उसका क्या है, आप बताएं उसका। वो अदालती बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का इन फ्लैटों से कतन कोई ताल्लुक नहीं। वो तो जब है, जब एक आपके छोटे बच्चे हों, उनके नाम जायदाद हो, बाप कैसे कह सकता है मेरा कोई ताल्लुक कोई नहीं है बेटों के साथ। या तो होना जी आज से 40 साल, इनकी उम्रें 60-60 साल हों और 40 साल पहले आकनामा एक हो कि मैं आग करता हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जवान जो 99 में जो बड़ा बेटा कह रहा है मैं तालिब इल्म हूं, वालदा साहिबा कह रही हैं कि जी वहां पे पढ़ाई की घर से हमने ली, और आज वो जो है ये करोड़ों अरबों की जायदाद जो है उससे वालिद साहब जो हैं पापा जान कहेंगे जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कौन सी सर असल मुद्दा तो वहीं पर ही है कि वजीर आजम के बच्चों के लंदन फ्लैट से रिलेटेड जो मिल्कियत है, ज़ेर कफालत का मामला है। फिर वजीर आजम साहब बारहा कह चुके हैं कि जनाबे हुजूर वाला ये है वो जराए जिनसे हमने ये असासे और जायदादें बनाई, लेकिन मामला मुद्दा तो वहीं का वही है। मामला सिर्फ एक ही है, जैसे एयाज साहब ने कहा कि जायदाद की मलकियत कबूल की जा चुकी है कि ये हमारी जायदाद है। वो सिर्फ उसमें इबाम पैदा कर रहे हैं, 2006 में थी, पहले नहीं थी, फलाना नहीं थे, वो सिर्फ इबाम पैदा कर रहे हैं। या सर बेशक 2006 में हो, 6 में उसके भी सोर्सेज तो कोई है ना, पैसे कहां से कमाए? सोर्सेज जो हैं सिर्फ ये हवाई खत है इनका कि दादा जान ने, मैंने सुना था, मैंने बड़े भाई से सुना था कि उनके तल्लुकात हैं तो उनका ये हुआ। ये सारी जो है अब तो हर चीज कतरी की दी हुई है। ये हर जो लोन वापस किया वो भी कतरी ने किया, जो लोन दुबई फैक्ट्री का वापस किया वो भी कतरी ने किया। आप पूछें कि कोई बैंक की होगी तो आप कहें जी 40 साल पहले तो कोई नहीं था, तो ये तो कैश में दिया गया था। वो पता नहीं किसी ने कहा कि ये ऊंटों पे फिर गए थे, कचरों पे, जज साहब ने कहा ऊंटों पे गए थे, कचरों पे गए थे। कौन सी बैंक ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, किसी किस्म का बैंक कोई देयर इज नो रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है। सब हवाई बातें हैं कि उसका यहां हो गया, उसका दादा जान हो गया, तोहफे तोहफ हो गए। बात सुने, अगर ये है, अगर ये बात मान ली जाए तो फिर ये एफबीआर वगैरह को खत्म करें और ये इनकम टैक्स और ये जो है खत्म आप करें कि जी आप बताएं कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। मैं कहूं जी मुझे अपने बेटे ने दिया है, बेटे से पूछे बैंक तो नहीं जी कैश में दिया था, कैश कहां से आया था? वो जी बस वो दादा जान, वो जो हमारे फरुख सलीम साहब थे, उनके बड़े खानदानी तल्लुकात थे, तो फरुख सलीम साहब ने अमेरिका जाने से पहले ये कैश दे दिया। तो ये 2+2 सिर्फ शरीफ खानदान में क्यों होता है? 35 लाख की MBW जो वो कौन सी गाड़ी थी वो 2 करोड़ 80 लाख की बिक गई, और ये छोटे से सरमाए से 12 मिलियन धर्म से शुरू किया, आज कहां तक एहसासे पहुंचे। प्रॉब्लम है कि देखिए ना, ये कागज दें, कागजनाम माने जाएं, कागज में सुकुम हो, आप कहें देखिए ये कागज, यहां पे कागज कोई है ही नहीं, सिर्फ जबानी। सर बात सुने, जो हमारे ट्रकों का जो ट्रक होते हैं ना, जो उनका लेन देन पाकिस्तान में होता है, उसमें कोई कागज नहीं होता, वो जिरगा बैठ के फैसला करता है, उसमें ज्यादा सबूत दिया जाता है बजाय इसके, मतलब इसके मुकाबले में जो यहां पे हो। अच्छा, कागजी सबूत अगर आप देखना चाहें कतरी शहजादे के हवाले से, कतरी शहजादे के जो कारोबार पाकिस्तान में चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अरबों डॉलर के साहब कारोबार चल रहे हैं। हाँ। एक तो पोर्ट कासिम में कोल फायर्ड प्लांट चल रहा है, इन्हीं शहजादे का जी, उसकी $2 बिलियन की कीमत है और 49% उसमें जो शेयर है वो इन्हीं कतरी शहजादे का है। एक और साहिवाल के अंदर, जिसका आप हम हमेशा जिक्र करते हैं, हाँ, कि वो बड़ा जरखेज इलाका और वहां पे आप कोल फायर्ड प्लांट लगा रहे हैं, उसकी कीमत $1.8 बिलियन की आ रही है। उसमें भी कतरी शहजादे साहब का हक है, का हिस्सा है। और इससे भी बड़ा $22 अरब का जो LNG का हमने एग्रीमेंट साइन किया अगले 15 साल का। हाँ, तो आप सोचिए कि 2 बिलियन का एक कारोबार चल रहा है, 1.8 बिलियन का एक कारोबार चल रहा है, और $22 अरब का एक दूसरा कारोबार चल रहा है। स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव जो वर्ल्ड बैंक का हमेशा हम जिक्र करते हैं, उसमें मैंने इन शहजादे साहब का नाम डाला। तो वो कह रहे हैं कि हमारा केस कंट्रोल नंबर है 138, हम इनके ऊपर केस किया हुआ है, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इल्जाम इनके ऊपर वो लगा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वाले इल्जाम लगा रहे हैं ब्राइबरी एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन्हीं शहजादे के ऊपर। इन्हीं शहजादे के ऊपर एक रॉयल कोर्ट बरतानिया में केस चला था, एक BAE सिस्टम्स कहलाता है, जो बहुत बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, असला बनाता है बरतानिया में, और इल्ज़ाम इन्हीं शहजादे पे ये लगाया गया था कि इन्होंने 7 मिलियन पाउंड की कमीशन खा ली थी, रख ली थी, और उसके बाद इन्होंने वो 7 मिलियन पाउंड वापस किया है,
और इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चलाया गया था, क्रिमिनल केस था, बरतानिया की अदालत में चला था और इन्होंने अपने 7 मिलियन मैंने पाउंड पहले वापस भी कर दिए एक थे। प्रोग्राम में ये कहा था कि ये जो है कतरी शहजादा जिनके इतना कारोबार दुनिया में आप छोड़ें, पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट्स में है जो आपने गिनवा दिए हैं, इन्होंने मेहरबानी फरमाई है 1 खत दिया है, 2 खत दिया है, इसके इवज हुकूमत पाकिस्तान ने इनको क्या दिया है? मतलब इसकी कीमत जो है ये जाती नौयत के जो 2 खत एक खानदान को, शरीफ खानदान की जान छुड़ाने के लिए, जिससे जान नहीं छुटेगी उन खतों से, लेकिन उन्होंने अपना वो दे दिया है, तो उसके इवज रियासत पाकिस्तान ने क्या दिया होगा? इसको इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो आपको नफा आ रहा है वो तो किसी शख्स की जेब में जाएगा, ठीक है, और पब्लिसाइजेशन ऑफ रिस्क, जो आपने सारा रिस्क है वो आपने अपने मुल्क के ऊपर डाल दिया। ये कौन सा, ये किसी मुल्क में ऐसे कोई बर्दाश्त की जाए जो यहाँ पे ये तमाशा हो रहा है, और हर रोज ये हो रहा है, हर रोज ये हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, अभी केस की समाअत जारी है। मुझे 9 जनवरी 2017 का एक अदालत का रिमार्क्स याद आ रहा है जिसमें कहा था कि शरीफ खानदान ने मुकम्मल कागजात नहीं दिए हैं, बैल को सींगों से पकड़ने की जरूरत है। अब देखते हैं दलाइल जारी हैं, क्या बैल को क्या दिए ही नहीं है मुकम्मल, आप क्या चले बैल को सींग से पकड़ सकेगी अदालत या नहीं? ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जो पॉलिसी है उस पर जो रद्द अमल सामने आ रहा है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की आलमी बसात पर आमद और जो मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत आमिज़ पॉलिसी है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन हम आपको कुछ स्टेटमेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे अपने स्पीच के दौरान वो सुनवाएंगे, और चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर व्हाइट हाउस का भी एक स्टेटमेंट है वो भी सुनिए, फिर बात करते हैं। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. The 7 countries that were most identifiable with dangerous terrorism taking place in their country. Now, you can point to other countries that have similar problems, like Pakistan. वाज़ेह स्टेटमेंट नाज़रीन जो कि पहले भी सुनाई जा चुकी है और इस पर आज भी हम बात करेंगे। अयाज साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इस पे थोड़ा सा जो इन्होंने बात की इसको आप ज़रा हमारे नाजरीन के लिए इसको ट्रांसलेट कर दें। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी, और इनके जो राइनस साहब हैं उन्होंने भी, देखिए इनका जो है किस प्लेटफॉर्म पे ये जीते हैं। ये एक आउटसाइडर थे जिनको सब कह रहे थे कि ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये बन जाएगा, लेकिन बन गया है। इनका एक जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल वो नेशनलिस्टिक, अमेरिकन नेशनलिस्टिक किस्म का प्रोग्राम है। कहते हैं मुसलमानों को नहीं आने देंगे, जहाँ पे टेररिज्म है मैक्सिको में हम वॉल कराएंगे, हमें वो बुरी बातें लगेंगी, लेकिन जो उनका सपोर्ट बेस है, आप देखिए जो अमेरिका में जो हो रही हैं डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह, ये उन्हीं इलाकों में हो रही हैं मशरक और मगरब जहाँ से वो वैसे भी हारे थे, जहाँ से उनकी सपोर्ट नहीं है। वहाँ जो अंदरूनी अमेरिका, जो मिडिल अमेरिका है, रेड नेक अमेरिका है, लाल गर्दन वाला अमेरिका, वर्किंग क्लास अमेरिका, वो इतना एहतजाज नहीं कर रहा, तो ये लिबरल अमेरिका जो है वो कर रहा है। पर मेरी एक समझ में बात नहीं आती, ये जो अमेरिकन कहते हैं कि ये अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, तर्ज ज़िंदगी अमेरिकन ड्रीम के खिलाफ है, ये मेरी समझ में नहीं आती। जिस मुल्क ने पता नहीं आप 1947-45 से लेके अब तक करें, पता नहीं कितनी मुल्कों में तख्ता हुकूमत का उल्टाया है, कितनी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिक्टेटरशिप्स को वहाँ पे लेकर आए हैं, मुसद्दक को हटाया ईरान में, लैटिन अमेरिका के बेशुमार मुल्क हैं, चिली में इन्होंने आयेंडे को जब वो हटाया गया था तो पीछे अमेरिका, किसिंजर, वियतनाम की जंग इन्होंने शुरू की, हाल में इराक, जो मुस्लिम दुनिया में सारा शोरश है अमेरिका ने शुरू उसका आगा, तो वो कौन सी अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है और उसके खिलाफ जो सरापा
एहतजाज हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। जिनको वो बैन हिट कर रहा है उसके खिलाफ एहतजाज है, वहाँ पे हो रहा है, पर जो उसका वोटिंग बेस है, जिन्होंने उसको दिया है, वो उस चीज़ की तारियां, हाँ ये बात सही है, इन पॉलिसीज से एक्सट्रीमिज्म को फरोग होगा अमेरिका में। जैसे वो एक आदमी नहीं था जी जिसने एक वो मुस्लिम लड़की को एयरपोर्ट पे देखा जो काम कर रही थी, तो उसको वो ठुड्डे मारने लग पड़ा। उसने वो पहना हुआ था, यहाँ से वो वेल पहना हुआ, तो इस किस्म का डर है कि वहां पे जो एक एटमॉस्फेयर है वो हो जाएगा। ठीक है। अब तो टेक्सास में मस्जिद को आग लगाई गई, कनाडा में क्वेबेक में भी पहुंच गए, क्यूबेक में वहां पे फायरिंग हुई मुसलमानों। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट हैं कामरान बुखारी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, ये बात तो पहले से वाज़ेह थी कि जो कैंपेन में स्पीच चलाई थी और जिसकी बदौलत पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो वोट लिए हैं वहाँ की आवाम से, उसको वो वादा तो उसने पूरा कर दिखाया, लेकिन अब जो आलमी बसात पर आमद है इसको किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, फिल वक्त जो है वो नया नया है सारा कुछ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि वो 37% पॉपुलैरिटी रेटिंग पे बैठे हैं। ये नंबर वैसा है कि जो आपको तीसरे या चौथे साल में किसी सदर को मिलता है जबकि उसकी पॉलिसियां फेल होती हैं और उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आती है। यहाँ पर तो इनकी स्टार्ट जो है वो 37% है। उसका मतलब ये है कि ये बेसिकली उनका कोर ग्रुप है। अब मजीद गुंजाइश नहीं है कि वो उनकी रेटिंग गिरे, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि वो इस किस्म की पॉलिसीज को जो है वो पुश कर रहे हैं ताकि कम से कम वो अपने बेस को ये कह सकें कि मैं जो हूँ, जो अपने वादे मैंने किए थे मैं वो पूरा कर रहा हूँ। अब जहां तक ताल्लुक बाकी दुनिया का है, देखें अमेरिका की जीडीपी जो है वो दुनिया की 25% है। 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी अमेरिका प्रोड्यूस करता है और कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के खिलाफ कोई महाजराई कर सके, इस पोजीशन में नहीं है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है किसी किस्म का कोई वो बैकलैश का ओवरसीज से खतरा है। अच्छा कामरान साहब, पाकिस्तान के हवाले से बताइए, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि शायद पाकिस्तान के ऊपर भी मुस्तकबिल में ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा बैन। हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो 7 मुल्क हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना, वो सारे की सारी पॉलिसीज को अमली जामा पहनाने में खासी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। 16 अटॉर्नी जनरल ने उसकी मुखालफत की है। यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नर्स हैं वो मुखालफत कर रहे हैं और बहुत सारी जो रियासतें हैं वो सू कर रही हैं गवर्नमेंट को इसके ऊपर। तो अंदरूनी तौर पे उनको बहुत बैकलैश का सामना है। अब मजीद आगे कितना वो फैलाएंगे ये डिटर्मिन इसका जो है डिटर्मिनेशन तभी हो सकेगा जब ये देखेंगे किस हद तक जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें उनको बैक ट्रैक नहीं करना पड़ रहा। अभी भी देखें, बुखारी साहब ये बताइए कि ये मजहब का मामला है या दहशतगर्दी का इशू है? देखें, ये जो इशू है ये सिंपल पॉलिटिक्स का है। इस वक्त जो है अगर स्टेटिस्टिक्स पे चला जाए तो स्टेटिस्टिक्स ये बताती हैं कि इन मुल्कों में से कोई भी रेफ्यूजी ऐसा नहीं है कि जिसने आके अमेरिका के अंदर पहले कभी कोई दहशतगर्दी का वाकये में मुलव्वस हुआ हो। जितनी दहशतगर्दियां हुई हैं अपना अमेरिका में वाकयात हुए हैं वो यहाँ के मुकीम या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीजन हैं। तो अपना दहशतगर्दी का तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके साथ एम्पिरिकल एविडेंस है। हाँ, पॉलिटिकली इट मेक सेंस कि वो जो बात कर रहे हैं, वो ये जो पॉलिसियां दी जा रही हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि एहतजाज हो रहे हैं ट्रंप टावर के सामने, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा एहतजाज था, व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो रहा है, क्या इसका कोई असर होगा उन पॉलिसीज के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप बनाए चले जा रहे हैं? जी, अगर तो ये एक सस्टेन तहरीक बन जाती है। देखें, डे 1 से जो है ये मुजाहरे हो रहे हैं। यूं ही उन्होंने अपना ओहदा संभाला है उस वक्त से ये एहतजाज चल रहा है और जितनी पॉलिसियां इस किस्म की मजीद तरतीब दी जाएंगी ये मुझे लगता है मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इनको दुश्वारियों का सामना होगा। वैसे भी सेनेट के अंदर जो है इन्होंने अपने जो साथी रिपब्लिकन हैं उनको भी खासा खफा कर दिया है। बाकायदा नाम के साथ इन्होंने सेनेटर जॉन मैकेन जो आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं और सेनेटर लिंडजी ग्रैम जो कि नॉर्थ कैरोलिना से हैं, उन दोनों को इन्होंने जो है ट्विटर पे आके क्रिटिसाइज किया है। अच्छा कामरान साहब, आखिरी सवाल ये फरमाइए कि ये मंशूर में वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो ये काम करेंगे, अब अपने मंशूर को वादों को पूरे कर रहे हैं, तो इसमें एतराज क्या है? एतराज तो उनके साथियों को तो नहीं है, उनके सपोर्टर्स को नहीं है, लेकिन ये है कि
इनकी बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है जिससे ये जीते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। याद रहे कि पॉपुलर वोट जो है इनके खिलाफ था, तो जाहिर है फिर मुल्क के अंदर इनके खिलाफ जो है गम गुस्सा है पहले से है। ठीक है कामरान बुखारी, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अयाज साहब, एक तो ये कि उन्होंने कहा अंदरूनी तौर पे जो चैलेंजेस और जो रिएक्शन नजर आ रहा है वहाँ अवाम का, लेकिन बैरूनी और आलमी रहनुमाओं का भी जो रद्द अमल सामने आ रहा है। हमने बात की थी चीनी फौज के जो सरबराह थे उनकी, बिल्कुल है, वहाँ पे तशवीश है, यूरोप में है, लेकिन आप देखें कि यूरोप में भी एक नया जो एक ट्रेंड है, बहुत एक सेंटिमेंट है जो ट्रंप की पॉलिसीज़ के साथ हम आगे रखता है। अब जो 2-3 ममालिक जहाँ पे इलेक्शन होने को जा रहे हैं, हमने देखा वो ब्रिटेन ने रेफरेंडम किया, ब्रेक्सिट से निकल आए और ट्रंप कहता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रांस में इलेक्शन है, 1-2 और मुल्कों में, जर्मनी में इलेक्शन है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं। जो यूरोप में भी सेंटिमेंट है रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये जो है हमारी वेल वगैरह, इसके ख़िलाफ़ बहुत है। अब ये और बात है कि वो ये नहीं समझते कि उनकी अपनी पॉलिसीज से ही ये चीजें माहौल पैदा हुआ है जिससे ये सारी लेकिन इस पॉलिसी के तहत यूरोप के भी कई ममालिक जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, जैसे जर्मनी हो गया या बरतानिया ने थेरेसा मे ने दिया। उनकी जो हुक्मरान मौजूदा हुक्मरान खिलाफ हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी तकड़ी पावरफुल पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल ट्रंप को अपना हीरो समझते हैं। जैसे वो ब्रेक्सिट कैंपेन हुई थी, जो नाइजल फराज था ब्रिटेन में, उन्होंने ट्रंप का जो है उन्होंने वो कहा कि क्या बात है, विक्ट्री हुई। ट्रंप कहता है कि ब्रेक्सिट जो है इनका निकलना बहुत अच्छा है। तो ये एक जो नेशनलिस्टिक वेव है रेफ्यूजीज के खिलाफ, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, ये जो है बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं कहूँ, मैं तो तायद करता हूँ इमरान खान की कि हमारे पे वीजा बंद हो जाए तो अच्छा। हम कौन से वहाँ साइंटिस्ट भेज रहे हैं या न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भेज रहे हैं? यहाँ पे जो आदमी है जिसने प्रॉपर्टी वहाँ लेनी है वहाँ छुपा के वहाँ बैठा हुआ है, बेटे ना को वहाँ साइंस पढ़ता है ना कुछ पढ़ते, तो हमारे पे हो जाए तो हमें फायदा होगा कि हमारे मुल्क पे रहेंगे लोग। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के सदारत में आने के बाद हमने देखा है कि आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी है, मुजाहिरों का भी सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी मुज़म्मरात पर तो बात करेंगे, लेकिन जो उनके अपने अंदर जो तशवीश और नापसंदीदगी, जैसे कैलिफोर्निया को कहा गया कि अलग स्टेट बना दिया जाए, अलग मुल्क बना दिया जाए, जिस तरह देखिए 6 करोड़ और 29 लाख अमेरिकन वोटर्स ने उनके लिए वोट डाला। हमारे यहाँ 1 करोड़ और कोई 48 लाख थे नवाज शरीफ के। यहाँ 6.25 करोड़ वोटर्स ने उनके हक में वोट डाला है, और वो वादा कर चुके थे, वो पहले कह चुके हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, उनके मंशूर का हिस्सा है ये। अच्छा, इसको एक तो यार साहब ये मुस्लिम बैन कहना मैं समझता हूँ कि गलत होगा। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडोनेशिया में, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। सेकंड लार्जेस्ट आबादी मुसलमानों की पाकिस्तान के अंदर है, हमारे खिलाफ बैन नहीं आया। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो इंडिया में रहते हैं, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। बांग्लादेश में 4th लार्जेस्ट, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। नाइजीरिया में 5th लार्जेस्ट, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। तो दिस इज नॉट अ मुस्लिम बैन एज सच। ये वो कह रहे हैं कि ये 7 ममालिक हैं जहाँ से बड़ी दहशतगर्दी की हमें खतरा रहता है हमारे, तो अपने मुल्क को वो सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप हैरान कुन बात सोचिए कि 57 मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सिवाय ईरान और इराक के, किसी मुसलमान लीडर ने इसकी मजम्मत की है? कल बात हुई है किंग सलमान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, 1 घंटे टेलीफोनिक बात हुई, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने इसके मुतालिक। जनरल सीसी की तरफ से कोई बयान आया, इजिप्ट की तरफ से, किसी मुसलमान मुल्क के लीडर ने किसी किस्म की मजम्मत नहीं की। मजम्मत आ रही है तो फ्रांस से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, बरतानिया से आ रही है। मुसलमान मुल्कों के लीडरों ने कतन कुछ नहीं कहा इसके बारे में। और एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भी बैन इस किस्म का कोई लगता है तो अच्छा है, हमारा ब्रेन ड्रेन भी, अगर यहाँ से पढ़े लिखे लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रुक जाएंगे, शायद वहाँ से कुछ पैसे भी पाकिस्तान आना शुरू हो जाए। लेकिन अयाज साहब, ये जिस तरह सिफारती ताल्लुकात किस तरह देखेंगे आप? ये तो हल नहीं है ना कि आप ईरान पे, इराक पे, शाम में, सोमालिया में, सूडान पे आप पाबंदी लगा दें कि जी आप नहीं आ सकते वहाँ के बाशिंदे। तो
देखिए, एक बात है कि वहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस जो है, माइग्रेंट क्राइसिस बड़ी सीरियस चीज़ है। अमेरिका के लिए कम है, यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंगेला मर्केल जो इतनी पॉपुलर चांसलर थी जर्मनी की और बड़ी पावरफुल, चौथी दफ़ा वो अब जा रही हैं इलेक्शन में, उनकी पोजीशन उससे मुतासर हुई है और कंट्रीज़ में हुई है। ये जो बॉर्डर्स खुल गए कुछ, अब ये अलग बात है, पहले मैं कह चुका हूँ कि इनकी अपनी पॉलिसीज़ ने आग का जो है वो एक वो बना दी जगह पूरे मशरक़ वस्ता को, उससे फिर सारे लोग गए। लेकिन वो अपना वो ऐसे वो सर मेक्सिको पे दीवार खड़ी कर रहे हैं, $8 अरब उधर से ले रहे हैं। वो कहते हैं वहां से क्राइम और ड्रग सप्लायर्स आते हैं मेक्सिको। एक मुझे बात बताएं, वहां पे अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं 10 से 11 मिलियन है, 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर उसके बारे में वो तशवीश करते हैं, उनको हक नहीं है। अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए ना, उसमें जो है जब वो इस किस्म की पॉलिसीज होती हैं, उसमें फिर रेशियल एंगल भी आ जाता है, उसमें पुलिस का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उसमें ब्रूटैलिटी आ जाती है। अमेरिकन का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो वैसे भी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ थोड़ा सख्त रवैया रखता है। उनका जो प्रिजन सिस्टम है, उनके जेलों में ब्लैक्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये चीज़ें काबिल मुज़म्मत हैं, उनसे ज़्यादती ब्रूटैलिटी होती है। पर ये जो है मेक्सिको के बॉर्डर से मैक्सिकन्स आते हैं, लेबर करते हैं, चीप जॉब्स वहाँ पे करते हैं, ये उनके लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन आज़ादी इंसानियत के नाम पे दीवारें बर्लिन गिराने के बाद आप मेक्सिको पर दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन नहीं आएगा बैनुल अक़वामी तौर पे या उसके अपने अंदर अमेरिका में? नहीं, पर ज्यादा जो आ रहा है, और ये दाद देनी चाहिए, ज्यादा जो रिएक्शन आ रहा है वो अमेरिका के बीच में आ रहा है। अब देखिए ना, कई लोग जो मुसलमान थे जो एयरपोर्ट्स पे पहुंच चुके थे, वो मतलब यहाँ कराची से या लाहौर से नहीं चल रहे, वो डैलस या कि न्यूयॉर्क में पहुंच गए हैं, उनको ऑर्डर आ गया कि आप अमेरिका नहीं। शोर ज्यादा है, उनका नंबर है 109 है ना, लेकिन शोर मचा कौन रहे हैं? अमेरिकन खुद कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वो वर्जीनिया का गवर्नर और अटॉर्नी जनरल, तो ये अच्छी चीज है। देखिए, एक बिजनेसमैन है, वो अमेरिका का बन गया है सदर, वो हर चीज बिजनेस के अंदाज से देख रहा है कि अमेरिका का माशी मुफाद किसमें है। अगर मेक्सिको से लेबर आ रही है या मेक्सिको से सामान इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी, वो हर चीज बिजनेस की निगाह से देख रहा है। और उसका ख्याल यह है कि वो इस निगाह से अगर देखेगा तो अमेरिका की माशी तरक्की किस तरह कर देगा। तो वो बिल्कुल बात ठीक है। सिर्फ एक चीज है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं, आपका जबान और लहजा ऐसा होता है, आप ऐसे इक़दामात करते हैं, तो मनफी रुझानात माशरे में वो परवान चढ़ते हैं। जैसे कि वो शुरू हो गया है अमेरिका में, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में पूरी एक मतलब एक तबका है वहाँ की आबादी का जिनका बड़ा रेशियल और वो जो वाइट सुप्रेमिसिस्ट जो हैं उनका जो रवैया है वो सामने रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को परवान चढ़ना एक सोसाइटी में, जैसे हम अपने माशरे में कहते हैं, जब यहाँ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई चीज़ होती है, अगर कोई सेंट जोसेफ कॉलोनी जल जाती है तो वो अच्छी चीज़ तो नहीं होती। ब्लास्फेमी के नाम पे जब यहाँ पे एक इंटॉलरेंस बढ़ती है तो हमें भी फिक्र होती है। तो वो फिक्र अमेरिकन्स को लाहक है, लेकिन अमेरिकन्स को दाद देनी चाहिए कि वो सरापा एहतजाज अपने मुल्क में। अच्छा, दूसरा पहलू भी एक है कि अमेरिका हमेशा रेफ्यूजीज का मुल्क कहलाता है। हाँ। ये सारे लोग जो हैं, मतलब ट्रंप की अपनी बीवी भी वो रेफ्यूजी नहीं, इमिग्रेंट बन के आई थी वहाँ पे। इनकी अपनी वालदा, इनके अपने आबाओ अजदाद, वो भी बाहर से आए थे, अमेरिका के रहने वाले तो नहीं थे। और अमेरिका को बनाया भी क्योंकि इतनी डाइवर्स इमिग्रेशन थी, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से लोग वहाँ पे आके बसे, और उन्होंने बनाया भी अमेरिका को इमिग्रेंट्स ने। सिर्फ एक चीज़ है फ़र्क जो हमें मुसलमानों को देखना चाहिए, वहाँ पे जो जर्मन्स गए, स्कैंडिनेवियंस गए, आयरिश गए, वो फिर अमेरिकन्स हो गए। वो अपनी सेंट पैट्रिक्स डे परेड तो करते हैं, पर बाकी आपको नज़र नहीं आता कि ये आयरिश है, ये स्कैंडिनेवियन है, जर्मन है। हम जो मुसलमान हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जाते भी हैं, हमारी तमन्ना और ख्वाहिश भी है, लेकिन कल्चरल वो जो हमने अपने आप को रखा होता है, वो हम अपनी अलग दुनिया जो है, चाहे हम बर्मिंघम और ब्रैडफोर्ड में जाएं तो वहाँ भी करेंगे,
बच्चियों की शादियों के मसले में हमारा एटीट्यूड और होगा, ड्रेस के बारे हम वहाँ उनकी फ्रीडम्स, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो तो हम लेना चाहेंगे, उससे हम अपने जो पीछे हैं उनको भी फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जिस किस्म का हमें उन माशरों में मुसलमान करना चाहिए वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है जिससे एंग्जाइटी और फिक्र जो है यूरोपियन ममालिक में भी होती है। लेकिन सब अपना मजहब मेंटेन करना, अपना कल्चर मेंटेन करना, ये तो अमेरिका के अंदर भी आईनी हक है हर शहरी का। वो है, आइन उनको ये हक दे चुका हुआ है। सर वो कल्चर और उसकी मैं बात नहीं, वो जो हम हमारा जो मुसलमान जो मुस्लिम दुनिया का है कि बिल्कुल ही अलग थलग वो रहना, ज़बान के लिहाज से और चीज़ों के लिहाज से, ड्रेस के लिहाज से। कल्चर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कल्चरल तो वो हर एक भी करते हैं, जूस भी अपने कल्चर के बारे में है, लेकिन मेन स्ट्रीम जूस जो हैं वो भी अमेरिकन सोसाइटी में रच बस गए हैं। हमारे लिए जो अपर क्लास हमारे लोग साउथ एशिया से होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, पर कई तबकात जो हैं लोगों की हैं वो अपना एक्सक्लूसिव जो गेटो है वो गेटो मेंटालिटी वहाँ भी रखते हैं। आप इंग्लिस्तान के कई शहरों में चले जाएं तो ऐसे पता चलता है कि आप पाकिस्तान के किसी आ गए वहाँ पे, वो हम नहीं कर सके, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, दो बयानात यासब सामने आए हैं। एक तो चीनी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि वो हकीकत जो अमेरिका के साथ हमारी जंग की जो बात होती थी वो शायद एक हकीकत में बदलती हुई नज़र आती है। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। और गोर्बाचोव जो रूसी सदर रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि तीसरी जंग अजीम की तैयारियां शुरू हो गई। सर मैं ये जो चीनी जो खबर है इसको तो अटेंशन देनी चाहिए। तारीख का, रूस की तारीख का मेरे ख्याल नाकाम तरीन आदमी गोर्बाचोव था, उसकी बातों पे तो मेरे ख्याल ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसने अपने एक इतने ताकतवर मुल्क को अपनी पॉलिसी से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको संभाला व्लादिमीर पुतिन दे रहा है, उसकी तो नाम। तो पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर आप कह रहे हैं कि वो वाकई पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने जो कहा उसको अहमियत देनी चाहिए। जो फ्लैश पॉइंट सिर्फ एक है, ये जो रशिया का इन्होंने जो एक बोगी बना लिया वो नहीं है, फ्लैश पॉइंट सिर्फ साउथ चाइना सी है। वहाँ पे एक तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखिए डोमिनेट करने की कोशिश चाइना भी कर रहा है, साउथ चाइना सी को जगह जगह पे मिलिटराइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ्लैश पॉइंट अगर है तो वो है, दो अमेरिकन बैरी बेड़े ऑलरेडी साउथ चाइना सी में खड़े हैं। वहाँ पे कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, चाइना के तल्लुकात जापान से भी ख़राब हैं, अमेरिका और ये जो चाइना का जो पोटेंशियल है कि वहाँ कोई ख़तरा हो जाए, ये चीज़ साउथ चाइना सी है। देखिए अमेरिका की तरफ से जो पॉलिसी सामने आ रही हैं या मगरबी ममालिक में भी जो पॉलिसी उठती हुई नज़र आ रही है, मकबूलियत तकवीयत पाती जा रही है, कौम परस्ती एक चीज़ और नस्ल परस्ती, इन दोनों के ऊपर बड़ा फोकस नज़र आ रहा है। तो ये दुनिया के लिए कोई अच्छी सिमत नज़र नहीं आती अगर सारे ममालिक कौम परस्ती और नस्ल परस्ती में पड़ जाएं, और फिर दुनिया की जो इंटरनेशनल सियासत है उसमें वो एक खला भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, हमने और कोई काम नहीं करना। देखिए इसमें हुआ कैसे, जर्मनी में जब वाइमार रिपब्लिक नाकाम हुई तो हिटलर का राइज जो है पॉसिबल हुआ। मतलब उस वाइमार रिपब्लिक की नाकामी और शिकस्त और रेख्त के ऊपर हिटलर की राइज। अमेरिका में तो किसी किस्म की इकोनॉमी फेल नहीं हुई, जो सर इकोनॉमी नहीं, पर ये जो लिबरल ऑर्डर की नाकामी है, जो लिबरल ऑर्डर ने ये चीजें देख नहीं सकी। लिबरल अमेरिका ने जो मशरक़े वुस्ता में जंगें शुरू की हैं, इराक की जो जंग है, सीरिया में जो तबाही, सर ये माशरे तबाह हो गए हैं बिल्कुल जो है। ये लिबरल अमेरिका जो है इस खतरे को भांप नहीं सकी कि इसके दूररस नताइज क्या होंगे। इराक और शाम और लिबिया और पूरा मशरक़े वुस्ता ये साया अपने यूरोप पे डाल रहा है और इसकी लहर जो है अमेरिका में भी गई है। तो ये लिबरल अमेरिका का नाकामी। चले अब थोड़ी अरसे में कुछ पता चल जाएगा, कुछ और जारहाना इकदाम जो हैं ट्रंप को या तो बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे या फिर दुनिया में नेक नामी वो हासिल ना कर सकेंगे। इसी बात के साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।